नमस्कार। आज हम आपको करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस कर रहे हैं और उस करंट के टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर हम ये भी बताएंगे कि आपका यानी कि इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में क्वेश्चन उससे कैसे बनेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका ये कैन बेतवा लिंक परियोजना। कैन बेतवा लिंक परियोजना ये भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। हमारे देश में यानी कि कई ऐसी नदियां हैं जिनमें यानी कि पानी का बहुत बहाव होता है और कुछ ऐसी नदियां हैं जिनमें कम होता है। तो इस प्रकार से नदियों को आपस में लिंक कर दिया जाएगा जिससे यानी कि वो यानी कि पानी यानी कि जिसमें कम होता है तो उस नदी में पानी पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से यानी कि एक चैनल के थ्रू यानी कि नहर के माध्यम से उसको जोड़ा जाता है। ये परियोजना यानी कि हमारी मतलब पहली परियोजना है जिस पर समझौता हुआ था। ये आपके कैन और बेतवा ये दो नदियां हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में बहती हैं। तो इन पर यानी कि आपका सहमति बनी थी, समझौता हुआ था और इस परियोजना पर काम स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब उसको अटल बिहारी वाजपेयी के आपके जो जन्म दिवस है उस पर यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस पर काम किया गया और इसमें आपका तो इसमें क्या क्या इसका उद्देश्य है वो हम देख लें, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। इस परियोजना का जो उद्देश्य है पानी का स्थानांतरण, यानी कि आपका कैन और बेतवा नदियों को इससे जोड़ा जाएगा। कैन से बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा और दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं, यानी कि आपके आगे जाकर के कैन भी मतलब उसमें मिलती है और यानी कि आपकी बेतवा भी मिलती है, दोनों उसकी सहायक नदियां हैं। और इसमें यानी कि पानी स्थानांतरित किया जाएगा। कैन नदी से किसमें जाएगा पानी, बेतवा में जाएगा और ये एक नहर के माध्यम से ऐसा काम किया जाएगा। इसमें सिंचाई की जो आपकी वो है क्षमता होगी वो आपका 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी इस परियोजना के माध्यम से, जिसमें आपका एमपी की यानी कि ज्यादा है और आपका यूपी का कम है। मतलब जो टोटल आपके 10.62 लाख हेक्टेयर है इसमें मध्य प्रदेश की जो सिंचाई होगी वो आपकी 8.11 लाख हेक्टेयर में एमपी को यानी कि सुविधा मिलेगी और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर यानी भूमि सिंचित की जाएगी इस परियोजना के माध्यम से। केवल सिंचाई नहीं होगी बल्कि पीने का पानी भी यानी कि जो आसपास के क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वहां पर यानी कि लोगों को पानी की आपूर्ति भी होगी। तो इसमें 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी इस परियोजना का उद्देश्य। ये बहुउद्देशीय परियोजना है, यहाँ ऊर्जा उत्पादन भी होगा, सिंचाई भी होगी, उसके बाद पानी पीने का भी मिलेगा और इसी परियोजना से आपका ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। 103 मेगावाट जल विद्युत यहां से यानी कि उत्पादित होगा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। मतलब दोनों प्रकार का है, यानी कि सौर ऊर्जा भी मिलेगी और आपकी जल विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। ये आपका ऊर्जा उत्पादन में भी है। अब इसमें खास बात क्या है इस में देखें हम, इसकी खास विशेषताएं यदि हम देखें तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल की लंबाई कितनी होगी, जो नहर बनेगी दोनों को जोड़ने के लिए, मतलब आपका कैन का जो पानी बेतवा में जाएगा उससे यानी कि जो कैनाल की लंबाई कितनी होगी 221 किलोमीटर की होगी। कितने किलोमीटर की होगी 221 किलोमीटर की होगी और 2 किलोमीटर की इसमें सुरंग भी शामिल होगी। मतलब काफी लंबी यानी कि नहर है और इसमें एक सुरंग भी बनाई जा रही, मतलब अंडरग्राउंड पानी निकाला जाएगा, वो 2 किलोमीटर की जगह होगी। तो इसके बाद राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि योजना की हम बात करें तो 1980 में यह परियोजना 16 प्रोजेक्ट की प्रायद्वीपीय घटक का एक हिस्सा था। यानी कि 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना जो बनी थी उसका भी ये पार्ट था कि यानी कि भविष्य में ऐसा किया जाएगा, 16 परियोजनाओं में ये शामिल थी। उसके बाद हिमालयी नदियों का विकास भी यानी कि इसमें आपकी 14 लिंक प्रस्तावित है इस प्रकार की। अब इस परियोजना की प्रगति कैसे होगी या स्टार्ट से कहां से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत जो है आपकी ये आपका 25 दिसंबर 2024, आपको मालूम है कि 25 दिसंबर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री उनका यानी कि जन्म दिवस है।
इसी अवसर पर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती थी। कितनी जयंती थी? 100वीं जयंती थी। और इस पर यानी कि परियोजना का शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास मतलब इसकी शुरुआत हो जाएगी पूरी तरीके से। ये समझौता हुआ था 2021 में। कब हुआ था? 22 मार्च 2021 में ये समझौता हुआ था। और इसमें यानी कि 3 पार्टियां थी। 3 पार्टी मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो समन्वयक यानी कि आपका केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, इन तीनों के बीच में ये समझौता हुआ था इस यानी कि प्रोजेक्ट के लिए। किसको? लिंक और कैन और बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए। कब हुआ था? 22 मार्च 2021 को होता। अच्छा, ये जो पूरा कंप्लीट काम होना है वो 8 वर्षों में कंप्लीट होना। कितने वर्षों में कंप्लीट होना? 8 वर्षों में ये पूरा आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस है वो हम देख लें। इसमें महत्व इसकी क्या है? पहला महत्व ये है कि आपका क्षेत्रीय जल संतुलन में सुधार होगा। क्षेत्रीय जल संतुलन मतलब ये है कि कहीं पर पानी बहुत ज्यादा था, कहीं पर बहुत कम था। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि ऐसे जगह से जहां पानी की अधिकता है वहां से पानी ऐसी जगह पर भेजा जाएगा जहां पर पानी की कमी है। तो इससे क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय जल संतुलन में सुधार होगा। इसके बाद है कृषि, पेयजल और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करना। इससे क्या होगा? कृषि की यानी कि खेतीबाड़ी के लिए सिंचाई का पानी मिलेगा। जैसे कि आपको बताया कि उसमें 10.62 लाख हेक्टेयर यानी कि सिंचित भूमि होगी, जिसमें आपका एमपी का 8 लाख के करीबन और 2 लाख के करीबन आपका उसमें यूपी की है। ठीक है, तो इससे कृषि का सिंचाई हो जाएगा। पेयजल यानी कि आपका यानी कि काफी लोगों को पानी का पीने का पानी मिलेगा। ऊर्जा यानी कि इसमें आपका जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों प्रकार की यानी ऊर्जाओं का उत्पादन होगा। तो एक इंपॉर्टेंस ये है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत की नदियों को जोड़ने की पहला यानी कि प्रोजेक्ट है। सबसे पहला समझौता यही हुआ था। इसके बाद दूसरा फिर आपका हुआ है कौन सा? हाँ, वेरी गुड। इसमें आपका दूसरा वाला हुआ है चंबल, काली सिंध और आपका पार्वती। ये 3 नदियों को किया जाएगा। ये आपका किस किस के बीच में है? मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच में समझौता हुआ। ये दूसरी परियोजना है। पहली आपकी यही है, कौन सी? कैन बेतवा लिंक परियोजना। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं होती हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इंडिया का पहला ये एक्सपीरियंस होगा इस प्रकार का नदियों को जोड़ने का। तो उसके सामने इंडिया के सामने यानी कि कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो वो चैलेंज क्या है वो हम देखते हैं। तो पहली जो चुनौती है इसके चुनौतियां हम देखें। पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि आपका इससे क्या होगा? हमारा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इफेक्टेड होता है। उसमें भी खास करके हमारा जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उस पर काफी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वहां के जीव जंतु हैं, है ना। और इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है कि कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो सकता है या होता ही है। उसके बाद भूमि अधिग्रहण होता है और विस्थापन भी होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है भाई। जहां ये प्रोजेक्ट बनेगा, इतनी लंबी यानी कि नहर बनाई जाएगी, तो वहां पर आसपास के बहुत सारे लोगों की भूमि होती है, जो उपजाऊ भूमि भी हो सकती है, बंजर भी हो सकती है, जैसी जहां मिलती है उस प्रकार से। गवर्नमेंट जमीन भी होती है, प्राइवेट भी होती है। तो गवर्नमेंट जमीन में तो चलो ठीक है, वो खाली पड़ी हुई है, उस पर नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां लोगों की प्राइवेट जमीन है, जो इनका एक बहुत बड़ा उसका साधन था, आय का स्रोत था, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो उसमें चली जाएगी। इसके अलावा विस्थापन, तो जहां ये आपके डैम वगैरह बनते हैं ना इस टाइप के, तो वहां से बहुत आसपास के गांव खाली करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा हुआ, दुर्घटना हो गई कभी कि बांध टूट गया, तो इनके जल सैलाब में वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है? आसपास के गांव खाली करवाए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है विस्थापन। मतलब एक स्थान से कोई व्यक्ति अपना जिंदगी भर का मकान बनाता है, उसको छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और फिर उसको लाभ होना चाहिए था, बल्कि सजा उसको मिल रही है क्योंकि उसके क्षेत्र में ये बन रहा है, लेकिन लाभ दूसरी जगह हो जाए, और उसको तो सजा मिल गई क्योंकि उसको वहां से अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है।
ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है, भूमि अधिग्रहण भी पहले और फिर उसके बाद विस्थापन। फिर परियोजना की लागत और यानी कि समय सीमा का पालन, यानी कि आपको 8 साल का जो टाइम पीरियड दिया गया है, विद इन यानी कि 8 ईयर्स में ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है, क्योंकि जो लिमिट दी गई है उससे यदि आपका डिले होता जा रहा है तो आपकी लागत बढ़ती चली जाएगी, क्यों, चीजें महंगी हो जाएंगी, तो वो आपका जो पहले से पूंजी डिसाइड की गई है वो यानी कि कम मानी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि और लागत बढ़ जाएगी, तो फिर लागत बढ़ जाएगी तो समय सीमा भी बढ़ जाएगी, तो वो और दिनों दिन डिले होता चला जाता है। तो ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो विद इन टाइम यानी कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये यानी कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन वाइज। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कैन बेतवा लिंक परियोजना, जिसको शॉर्ट में क्या बोल दिया जा रहा है, KBLP, के से मतलब कैनवा, बी से बेतवा, एल से लिंक और परियोजना पी प्रोजेक्ट। तो आपका कैनवा और कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको बताया गया, 3 प्रमुख उद्देश्य हैं कि सबसे पहले तो आपका क्षेत्रीय जल संतुलन को दूर करना, ठीक है, उसके बाद आपका सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होना, और उसके बाद सिंचाई, हाँ जी, ठीक, पेयजल और यानी कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाना, ये इसका उद्देश्य। फिर है कैन बेतवा लिंक परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो इसमें आपको परियोजना की लंबाई, आपको उसके बाद जल प्रवाह कितना हुआ है, और आपका ऊर्जा उत्पादन के बारे में बताना होगा। उन्होंने पूछा कि इसका विशेषताएं बताएं, तो यानी कि आप बताएंगे कि ये कैन और यानी कि बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा एक नहर के माध्यम से, और कैन नदी का पानी बेतवा नदी में जाएगा, ठीक है। फिर यानी कि कितना जल प्रवाहित होगा, लंबाई कितनी है और कितना ऊर्जा उत्पादन होगा, ये आप बता देंगे, तो विशेषताएं। अगला क्वेश्चन आपका, कैन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से कितनी भूमि को सिंचित होने का लाभ होगा, कितना, अभी मैंने आपको बताया था, हाँ वेरी गुड, 10.62 लाख हेक्टेयर जो आपका इसके माध्यम से भूमि सिंचाई लाभ होगा, ठीक है। फिर इस परियोजना से कितने लोगों को पानी मिलेगा पीने के लिए, ये देखिए, हाँ जी, कितने लोगों को पानी मिलेगा, ये 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पीने का पानी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपका ये बन जाएगा, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबाई है नहर की, 221, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन इससे ये पूछा जा सकता है, कैन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कितनी ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना है, तो आपको जल विद्युत बताना है, तो जल विद्युत कितनी होने वाली है, क्यों भाई है? अभी तो जस्ट दिखाई था यार, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी बोलते हो। ये देखिए 103 मेगावाट और 27 मेगावाट दोनों है ना, ठीक है। हाँ, तो आपका इसमें दोनों ही बतानी है आपको, ये जल विद्युत कितना होगा और आपका सौर ऊर्जा कितनी होगी, 103 मेगावाट और आपका 27 मेगावाट, ये यानी कि आपका दोनों आपको बतानी है। वो सीधा सीधा पूछ रहा है कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो टोटल आप बता सकते हैं कि 130 मेगावाट होगी, इसमें से 103 आपकी क्या है, जल विद्युत है, और आपकी 27 मेगावाट आपकी सौर ऊर्जा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कैन बेतवा लिंक परियोजना की लागत और समय सीमा आपकी राय क्या है? ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आपकी जो लागत है वो यानी कि निश्चित की गई है, वो 8 वर्ष की जो समय सीमा है उस 8 वर्ष की समय सीमा में ये कंप्लीट होना चाहिए, और नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस परियोजना से पर्यावरणीय प्रभावों पर क्या असर पड़ेगा? तो एक तो डायरेक्ट यही है कि आपका भूमि अधिग्रहण होगा और यानी कि विस्थापन की समस्या होगी। पर्यावरणीय क्षति में एक टाइगर जो रिजर्व है पन्ना का, वो यानी कि वहां के जीव जंतु प्रभावित होंगे। ठीक है, इस परियोजना के लिए समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो आपको मैं बताई था अभी, है ना, मार्च 2021 में हुआ था, है ना। और किस किस के बीच हुआ था? केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये आपका, फिर नेक्स्ट आपका है कैन बेतवा लिंक परियोजना को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किस प्रकार से देखा जा सकता है? तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्व यही है कि पहला तो कि ये देश की पहली आपका यानी कि नदी जोड़ो परियोजना है। ठीक है, इससे यदि ये सफल होता है हमारा प्रोजेक्ट, तो और यानी कि हमारे देश के लिए इसी प्रकार के और प्रोजेक्ट होंगे। दूसरा जो आपका चंबल, पार्वती और काली सिंध है, वो भी कहीं ना कहीं इसी से प्रभावित होकर के किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस परियोजना का भविष्य में भारतीय कृषि और जल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इस परियोजना का क्या भविष्य में भारतीय कृषि और जल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला ये है कृषि पर, यानी कि हमारी कृषि की उपज बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बहुत बड़े यानी कि 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। दूसरा आपका ये है, उन्होंने पूछा है कि जल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल संसाधन पर प्रभाव ये पड़ेगा, क्षेत्रीय जल संसाधन यानी कि संतुलित हो जाएगा, यानी कि कहीं पर पानी ज्यादा हो रहा था, कहीं पर कम हो रहा था, तो यानी कि हमारा जो क्षेत्रीय जल संसाधन है वो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, और इससे यानी कि हमारा कृषि की भी उत्पन्न मतलब सिंचाई हो जाएगी, जल आपूर्ति भी हो जाएगी और ऊर्जा क्षेत्र पर भी हो जाएगा। इसके बाद कैन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित कौन कौन से राज्यों को लाभ होगा और किस प्रकार होगा? तो सबसे पहला तो यही है कि आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को होगा। किस प्रकार से होगा? तो उनको यानी कि विद्युत भी मिलेगी, उनको यानी कि पेयजल की सुविधा हो जाएगी और यानी कि सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। तो तीनों प्रकार की सुविधाएं मिलने वाली। अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना की समग्र सफलता के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? तो सबसे पहले है कि सफलता के लिए क्या होता है कि जो यानी कि इसमें संसाधन है, या जो मशीनरी काम करेगी, या जो तंत्र काम करेगा, या जो उसमें प्रशासनिक अमला होगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब दोनों स्टेट गवर्नमेंट काम करेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करे, तो जो भी यानी कि उसमें काम करने वाले विभाग होंगे या जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। यदि कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो काम सफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि कैन बेतवा परियोजना में तकनीकी और सामाजिक पहलुओं का समुचित ध्यान रखा गया है? क्या आपको लगता है कि कैन बेतवा परियोजना में तकनीकी और सामाजिक पहलुओं का समुचित ध्यान रखा गया? बिल्कुल, क्योंकि तकनीकी बहुत बड़ा फैक्टर है और फिर यानी कि समाज पर यानी कि उसका प्रभाव वाली बात है। तो इन चीजों को बहुत आसानी से हमारे जो इंजीनियर्स हैं और हमारे जो अधिकारी हैं वो यानी कि अच्छी तरह से चीजों को मैनेज करके और यानी कि लोगों की सहभागिता के माध्यम से इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का संतुलन कैसे किया जा सकता है? भाई दो चीजें हैं, पर्यावरण का भी और सामाजिक प्रभाव। तो पर्यावरण संतुलन में यही है कि हमारा एक तो टाइगर रिजर्व है, तो कोशिश की जाएगी कि किसी प्रकार से हमारे जीव जंतु प्रभावित ना हो, इस प्रकार से वहां पर टेक्निक का यूज किया जाएगा। उसके बाद है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में यानी कि दो बातें हैं, एक तो यानी कि
वहां पर यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया जाए, तो उनको बहुत अच्छे सम्मानजनक तरीके से उनका विस्थापन करवाया जाए। और जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है तो उसका जो उनका मुआवजा दिया जाएगा वो यानी कि तुरंत और यानी कि बिल्कुल सही तरीके से उनको उचित मुआवजा दे दिया जाए, तो ये अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना का भविष्य क्या है, इसका कितना लाभ राष्ट्रीय विकास में होगा। भाई निश्चित तौर पर इस परियोजना का भविष्य बहुत अच्छा है। क्यों इसलिए अच्छा है, क्योंकि इससे यानी कि हमारी बहुत बड़ी समस्याएं सॉल्व होने जा रही है, यानी कि हमारा यानी कि कृषि का यानी कि उपजाऊ रकबा बढ़ जाएगा। ठीक है, लोगों को पेयजल मिलने लगेगा, ऊर्जा मिलने लगेगी, तो इस प्रकार का जो जब उत्पादन होगा तो इससे यानी कि हमारे देश के लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा, हमारे देश के लोगों का मनोबल बढ़ेगा, हमारी जो टेक्निक है और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो इसी प्रकार के प्रयोग हम देश के अन्य भागों में नदियों को जोड़ करके और यानी कि जो जल संसाधन का क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर कर देंगे, और यानी कि हमारे आम जनमानस के जो जीवन में बहुत खुशहाली आएगी, क्योंकि उनको यानी कि कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा, उनको पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी। कई ऐसे सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं जहां पर यानी कि कृषि उत्पादन नहीं होता है, क्यों सूखा नहीं, मतलब पानी की सुविधा नहीं है। कई ऐसे शहर हैं जहां पर यानी कि जल संकट खड़ा हो जाता है, तो वहां पर यानी कि पेयजल पहुंच जाएगा। तो ये यानी कि एक रोल मॉडल बन जाएगा, ये परियोजना है हमारे देश के लिए एक मॉडल बन जाएगी, और इससे हमारा राष्ट्रीय विकास संभव हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब अगला एक और टॉपिक है, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग महिला हैं, है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, टॉपिक है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ा दिया गया है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है? हाँ, पहले महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो था वो 33% था। कितना था? 33% था, अब बढ़ा करके 35% कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन कब लिया गया? ये डिसीजन लिया गया था 9 दिसंबर 2024 को लिया गया, यानी कि आपका 9 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने और आज की सरकारी नौकरियों में जो महिलाओं के लिए आरक्षण है 33% से बढ़ा करके 35% कर दिया। और ये सभी विभागों में आपका यानी कि दिया जाएगा। ठीक है, कैबिनेट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री बने तब यानी कि ये कैबिनेट में डिसीजन लिया गया कि महिलाओं को आरक्षण बढ़ाने की मंजूरी दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरक्षण का विस्तार सभी श्रेणियों में हुआ। क्या हुआ? हाँ, आरक्षण यानी कि आपका जो है ना कि इसका SC, ST और OBC वर्ग को जो आरक्षण मिला हुआ है तो वो उन्हीं में रहेगा, है ना, कि जो जिस वर्ग में है उसी वर्ग के उतने लोगों को यानी कि उस वर्ग में महिलाओं को 35% अलग से नहीं है, ये यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण है, ये ना, आरक्षण के अंदर ही आरक्षण है हर कैटेगरी में, मतलब ये आपको उसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। देखिए, आपको लगता है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने का क्या प्रभाव होगा? तो क्या प्रभाव होंगे बताइए। पहला यह है कि महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाएं क्या होंगी? सशक्त होंगी, और उनकी शासन और प्रशासन में भागीदारी बढ़ेगी। ठीक है, और जब महिला सशक्त होगी तो यानी कि समाज भी सशक्त होगा। ठीक है ना, समाज में यानी कि जो महिलाओं के साथ में भेदभाव होता है वो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के निर्णय का समाज और शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व हो सकता है? महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण है तो उससे ये होगा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। जब नौकरियां उनको मिलने लगेंगी तो समाज में भी यानी कि लड़कियों के प्रति यानी कि सोच बदलेगी,
और यानी कि ज्यादातर जो परिवार हैं वो अपनी यानी कि बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजने लगे हैं। तो इससे हमारी साक्षरता भी बढ़ेगी और यानी कि जो महिलाएं सशक्त होंगी, बेटियां सशक्त होंगी, सुरक्षित होंगी, ये यानी कि प्रभाव पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाना किसी खास श्रेणी के अनुकूल होगा? यदि हाँ तो क्यों? आरक्षण बनाने से किसी खास श्रेणी के लिए अनुकूल होगा, यदि हाँ तो क्यों? तो ये आपका मतलब क्वेश्चन समझ रहे हैं आप। महिलाओं के लिए जो आरक्षण है को बढ़ाना है वो किसी खास श्रेणी के लिए अनुकूल होगा? नहीं, वो सभी के लिए समान है, क्योंकि सब सारे यानी कि कैटेगरी में क्या है आपका उनका यानी कि जो जितना भी सीटें होंगी उसमें यानी कि उसी वर्ग में महिलाओं को 35% आरक्षित कर दी जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय क्यों लिया गया? इसका राज्य की विकास प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार एक लंबे समय से महिलाओं के लिए हित के लिए कार्य कर रही। जैसे आप पहले बताएं कि जैसे आपका अभी हाल ही में लाडली बहना, उससे पहले लाडली लक्ष्मी है ना, गांव की बेटी योजना, इस प्रकार से यानी कि मध्य प्रदेश सरकार की प्रारंभ से ही कैसे महिला उत्थान की, महिला सशक्तिकरण की इनकी मंशा रही है। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात की है। ठीक है, अब राज्य की विकास प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि महिलाएं एक बहुत बड़ी यानी कि भागीदारी महिलाओं की होगी। जब महिलाओं की भागीदारी होगी, महिलाओं में यानी कि आपका सेंसिटिविटी बढ़ेगी राज्य के प्रति, समाज के प्रति। तो इससे यानी कि हमारे राज्य की जो विकास की प्रक्रिया है उसमें महिलाएं सहभागिता करेंगी तो हमारे विकास की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या आप इसे एक सकारात्मक कदम मानते हैं या इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं? बताइए, क्या आप इसे सकारात्मक कदम मानते हैं या इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं? बिल्कुल, ये पूर्णतः सकारात्मक है और यानी कि समाज के आधी जनसंख्या को यदि 35% का आरक्षण दिया जा रहा है, जो काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं उपेक्षित थी, तो उससे सकारात्मक परिणाम ही आएंगे, कोई इसमें नकारात्मक प्रभाव नजर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट, आपके विचार में शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या प्रभाव हो सकता है, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर? आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो इसका प्रभाव क्या होगा? क्यों भाई? तो पहला यह है कि शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं के आरक्षण का क्या प्रभाव हो, खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए, सबसे पहला यह है कि यदि किसी घर की बेटी या बहू क्या हो जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाती है, तो उस घर का पहले तो सशक्तिकरण हो जाता है, यानी कि स्वयं वो महिला है वो आर्थिक स्वावलंबी हो जाती है, परिवार को भी यानी कि सपोर्ट करती है, और सबसे बड़ी बात है कि उसके माध्यम से यानी कि परिवार में और सारे यानी कि लोग पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, यानी कि एक तरह से वो लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाएगी। यानी कि ऐसी बेटियां जो यानी कि कहीं ना कहीं सिर्फ यानी कि आज तक यानी कि पिता का ये रहता था कि साहब यानी कि उनकी शादी कर देना उनकी जिम्मेदारी होती थी, नहीं, अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब यानी कि हमारी बेटियां 35% रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है उसका फायदा उठा करके यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकती हैं और बहुत सारे प्रशासनिक पदों पर पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये आपका इस पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। हाँ, उसमें खास बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर देखिए देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा सा ज्यादा संवेदनशील होती हैं, ज्यादा यानी कि अच्छे तरीके से कार्य को कर पाती हैं, या उनमें एक यानी कि भावुकता या यानी कि लगाव जो होता है ना, वो स्टूडेंट के साथ में अटैचमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से होगा, तो वो भावनात्मक तरीके से यानी कि वहां पर शिक्षण पद्धति करेंगी, तो उससे यानी कि स्टूडेंट का और अधिक अटैचमेंट बनेगा। और खास करके जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो यानी कि महिला के साथ में महिला प्रोफेसर के साथ में और अच्छे तरीके से अटैचमेंट करके और अपनी बातें खुल करके उनके सामने रख सकते हैं, न केवल पढ़ाई से संबंधित और इनके मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं भी हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, तो वो भी उनसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना।
ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हो गए, तीसरा टॉपिक एक और ले लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चल, अच्छा लग रहा है? ओके। हाँ, अगला है एक पेड़ मां के नाम अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने शायद ध्यान दिया हो कि नहीं दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस अभियान की जो शुरुआत है वो 6 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। और इसके तहत मध्य प्रदेश में आपका यानी कि कुल 5, मध्य प्रदेश में कुल 5 और सॉरी मतलब आपके 5.5 करोड़ मतलब 5.5 करोड़ यानी कि पेड़ लगाए गए इस अभियान के तहत। कितने लगाए गए? 5.5 करोड़ पेड़ लगाए गए। ठीक है, शुरुआत कब हुई? 6 जुलाई 2024 को हुई। अब ये कब पहल हुई थी? तो ये आपकी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जयंती होती है वो 6 जुलाई को होती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर ये यानी कि आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह डॉक्टर जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है उनकी जयंती के अवसर पर ये शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? आपका राज्य में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को महत्व देने के लिए कदम। ठीक है, भोपाल में विशेष लक्ष्य रखा गया। भोपाल जिले में इस अभियान के तहत अकेले कितने 20 लाख पौधों को लगाया गया। कितने लगाया गया? 20 लाख पौधे लगाए गए, मतलब टोटल 5.5 करोड़ पौधे एमपी में लगाए गए, जिनमें से 20 लाख पौधे यानी कि आपके भोपाल में अकेले लगाए गए। कितनी जमीन पर? आपका 480 हेक्टेयर क्षेत्र में यानी कि तय किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक पर्यावरण दिवस पर यह पहल की गई, यानी कि देश के स्तर पर जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने यह पहल की थी एक पेड़ मां के नाम। तो ये कब की गई थी? आपका 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है, उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये निर्णय लिया और इस प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। ठीक है, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ये लॉन्च किया गया था। तो अब ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है करंट में। अब इसमें आपका करंट जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो पहला क्वेश्चन है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण के उद्देश्य और लाभ के बारे में आपके क्या विचार है? बताइए। तो क्या है मध्य प्रदेश में पौधारोपण के उद्देश्य और लाभ के बारे में बताना। तो सबसे बड़ा यह है कि पर्यावरण मतलब हमारा सुरक्षित होगा और यानी कि हमारी जो पर्यावरण का संतुलन है वो बना रहेगा, है ना। जैसे हमारे पर्यावरण संतुलन के बारे में ये कहा जाता है कि मतलब टोटल जो एरिया होता है उसका 33% यानी कि फॉरेस्ट होना चाहिए। तो इससे हमारा फॉरेस्ट बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के अंदर यानी कि पेड़ों को सुरक्षित करने की भावना आएगी, काटने की नहीं, क्योंकि वो उन्होंने अपने माँ के नाम लगाया है। तो कोई अपनी माँ को थोड़ी काटेगा। भावना दी होगी ना, हमने अपनी माँ को समर्पित किया, जिंदा है तो, और यदि मृत हो गई है तो माँ के नाम यदि हमने पेड़ लगाया है तो हमने माँ को डेडिकेटेड किया है, तो वो उसको हम पूरी तरह से क्या करेंगे, एक बच्चे की तरह पालेंगे, पूरा देखरेख करेंगे। वैसे तो लोग पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन पेड़ को लगाने के बाद भूल जाते हैं, मतलब क्या हो रहा है पता नहीं है। मतलब एक तरह से हो गया कि बच्चे को माँ ने जन्म दे दिया और उसको अनाथ बना के छोड़ दिया, तो वो स्थिति नहीं होना चाहिए। अब यानी कि इस अभियान के माध्यम से लोगों को क्या किया गया है, मतलब भावनात्मक तौर से कनेक्ट किया गया है और इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, पर्यावरणीय अभियानों का शैक्षणिक संस्थाओं और विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित तौर पर जहां यानी कि स्कूलों में कॉलेजों में भी अभियान चलाया गया है ना, वहां उनको मोटिवेट किया गया, तो निश्चित तौर पर यानी कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो बचपन से ही उनके अंदर ये भावना आ जाएगी क्या कि पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना है,
यानी कि हमें पर्यावरण बहुत कुछ देता है कि नहीं देता? भाई शुद्ध वायु कहां से मिल रही है? पर्यावरण से तो मिल रही है। वर्षा कहां से होती है? पेड़ पौधों से ही होती है। तो ये हम शुरू से छात्रों को समझाने लगेंगे और छात्र समझने लगेंगे तो वो अपने आप ही यानी कि क्या करने लगेंगे, वन संरक्षण के लिए कार्य होने लगेगा और हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। भोपाल जिले में 20 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के बारे में आपके विचार क्या है? क्या यह एक वास्तविक चुनौती है? भाई 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य जो रखा गया बहुत अच्छा है, सराहनीय यानी कि लक्ष्य है। और यदि सारे भोपाल के लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर 20 लाख के पौधे बहुत ज्यादा नहीं है, लगा सकते हैं। और इसी प्रकार से फिर क्या होगा कि अन्य जिलों में भी मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए कि साहब भोपाल में इतने लगाए जा सकते हैं तो हम भी इतने लगाएंगे। तो एक होड़ यानी कि होगी, एक प्रतिस्पर्धा होगी, और वो कैसी? एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होगी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण में सरकारी अभियानों का कितना योगदान होता है ना? एक पेड़ मां के नाम अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ठीक है, दो क्वेश्चन है इसमें। एक तो यह पर्यावरण संरक्षण में सरकारी अभियानों का कितना योगदान होता है। काफी योगदान होता है, क्योंकि ये योजनाएं जो है जितनी भी होती हैं वो यानी कि आपका क्या होता है, सरकार के अमले के द्वारा पहले जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की तो यानी कि पहले तो मुख्यमंत्री के माध्यम से संदेश गया, उसके बाद यानी कि जगह जगह उसके लिए क्या किया गया, आपका जागरूकता अभियान चलाया गया कि सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भी अपील की गई है ना। और जो एनजीओ थे उन्होंने भी जाकर के काम किया। तो इस प्रकार से स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जहां यानी कि लोगों को जागरूक किया जा सकता है वो किया गया। तो उससे क्या हुआ कि आपका ये सरकारी जो अभियान है उसने सहयोग किया। अब इसमें है कि और कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। तो उसमें ये है कि आपको और ज्यादा कनेक्टिविटी अच्छी करनी चाहिए। जैसे ग्राम पंचायतें हैं उनको जोड़ा जाए, है ना, कि वहां के जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाए, उनको समझाया जाए इस प्रकार से। और कई अन्य चीजें भी यानी कि उसमें जोड़ी जा सकती हैं, है ना, कि एक सरकारी सुविधाओं का यदि आपको लाभ लेना है किसी भी प्रकार की, तो ये कहा जाए कि भाई आप एक पेड़ लगाएं और उसी दिन से आपको सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन टाइम टू टाइम क्या किया जाएगा, आपके उस पेड़ की मॉनिटरिंग की जाएगी। आप फोटो खींच करके भेजेंगे कि हाँ हमारा ये पेड़ जो है क्या लगा हुआ है और इससे आगे प्रोग्रेस हो रही है। तो जब तक वो पूरा बड़ा पेड़ नहीं हो जाए तब तक यानी कि वो उसको योजनाओं का लाभ मिलता जाए। लेकिन साथ में ये बात भी जोड़ दी जाए क्या, कि यदि आपने इस पेड़ को नुकसान पहुंच गया या ये पेड़ आपका खत्म हो जाता है, जैसे मान लो 10 पेड़ का टारगेट दे दिया, तो कम से कम इसमें आपके 6 या 7 पेड़ तो कम से कम बड़े होना चाहिए। इससे कम होती तो ये सरकारी आपको जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो लोगों के अंदर क्या होगा, एक दंडात्मक और एक यानी कि आपका प्रेरणात्मक दोनों प्रकार का यानी कि प्रोत्साहन देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये है इसी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान का उद्घाटन किस प्रकार से सरकार के पर्यावरण संबंधी प्रयासों को दर्शाता है? निश्चित तौर पर ये सरकार आज यानी कि इस बात से सरकार, समाज, सभी लोग चिंतित हैं कि क्या होना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह अभियान चलाया गया, इसकी शुरुआत की गई, उससे यानी कि लोगों के बीच में एक बहुत ही पर्यावरण संरक्षण का अच्छा संदेश पहुंचा है। लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि इस अभियान को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए? इसके लिए संभावित चुनौतियां क्या हो सकती है? भाई जिस तरह से ये अभियान आपके मध्य प्रदेश में बड़े जोर शोर से चलाया गया, इसी प्रकार का यानी कि अन्य प्रदेशों में भी चलाया जाए तो उससे पर्यावरण और हमारे संरक्षित होंगे और यानी कि राष्ट्रव्यापी उसका बहुत अच्छा यानी कि रहेगा। चुनौतियां क्या हो सकती हैं? चुनौतियां यही है कि यदि कहीं सही तरीके से सरकारी अमला काम नहीं कर रहा है तो वहां यानी कि योजना उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। यदि वहां पर जन सहभागिता कम हो रही है ना, और उसको सही तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है तो लोग उतने जागरूक नहीं होंगे, है ना। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है, वो देख लेते हैं। ये ग्वालियर वालों के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और आपसे ग्वालियर वालों से इस क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि तानसेन जो समारोह हुआ, आप लोग गए थे उसमें, बहुत बड़ा ये अवसर था, क्योंकि ये 100वां नंबर का था। तानसेन का जो समारोह है आपका 1925 से चला आ रहा है, सॉरी ये आपका 1924 से चला आ रहा है, और ये आपका 2024 यानी कि 100वां वर्ष था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ये तानसेन समारोह जो है ये 15 से लेकर के 19 नवंबर तक, कितने 15 से लेकर के 19 नवंबर 2024 में हुआ, और ये कहां पर हुआ, ग्वालियर में। आपको पता है कि हर साल ये ग्वालियर में ही होता है, और कहां पर होता है, जो तानसेन का निकी मकबरा है, स्थल है वहां पर। ठीक है, और मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा होता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और ये आपका समारोह स्थल कहाँ है, तानसेन का मकबरा, और इसे यूनेस्को के द्वारा धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसी से जुड़े हुए और पहलू भी हैं। पहला ये है कि इसमें आपका पुरस्कार भी दिया गया। क्या, हर साल यानी कि क्या होता है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। तो ये 2023 का दिया गया कि 24 में, 23 का दिया जाता है। और ये किसको दिया गया है, तबला वादक जो है, तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी। कौन, पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया, तबला वादक है। इसमें उनको 5 लाख रुपए की नगद राशि दिया जाता है, और यानी कि आपका प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान है। मतलब ये सम्मान कई लोगों के जीवन का सपना होता है, जो यानी कि संगीत से जुड़े हुए लोग होते हैं उनका। उसके बाद आपका राजा मानसिंह तोमर सम्मान भी इसी समारोह में दिया गया। ये आपका 2023 का राजा मानसिंह सम्मान, ये व्यक्ति को दिया जाता है तानसेन सम्मान, और ये राजा मानसिंह तोमर जो सम्मान है वो किसी संस्था को दिया जाता है। तो इस बार ये सम्मान जो दिया गया है, इंदौर की संस्था है, आपका नाम है कौन सा, हाँ सनद न्यास, ये संस्था है, उसको दिया गया। और ये आपका भारतीय शास्त्रीय संगीत, नाट्य और महोत्सवों में योगदान के लिए दिया गया है। मतलब इन्होंने किसमें योगदान दिया है, इस संस्था ने, यानी कि आपका भारतीय राष्ट्रीय संगीत में दिया है, नाट्य में दिया है, और महोत्सव जो होते हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान ये संस्था देती है। इसीलिए इस संस्था के अध्यक्ष कौन है, सनद न्यास संस्था के, वो है जयंत माधव बीसे, और सचिव कौन है, संजीव बाबीकर। ठीक है, ये उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया था। अब कुछ खास बातें तानसेन समारोह के बारे में, कि ये भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है, और हर वर्ष ये संगीतकारों को, है ना, और शास्त्रीय कला प्रेमियों को समागम होता है। यहाँ पर यानी कि गायक भी आते हैं और वादक भी आते हैं। ठीक है, और इसके बाद है इनके बारे में जिनको पुरस्कार मिला है, पंडित स्वप्न चौधरी, इनके बारे में बात करें, ये पहले पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। भारत सरकार के द्वारा जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पद्मश्री से ये सम्मानित हैं पहले से। ये फर्रुखाबाद घराना जो है ना, उसके हैं, और ये तबला वादक हैं। 1981 से अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक के निदेशक भी हैं। कौन सा, अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक के निदेशक भी हैं। ठीक है, तो ये सारे इससे इंपॉर्टेंट बातें हुई। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। तो पहला क्वेश्चन ये है, तानसेन संगीत समारोह के 100वें संस्करण की सफलता को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इसका भारतीय संगीत के प्रचार में क्या योगदान हो सकता है। तो पहला तो यह है कि 100वां संगीत समारोह इस बात को बताता है कि हमारी यानी कि संगीतकारों को सम्मानित करने की बहुत पुरानी परंपरा है। उस परंपरा को हम 100 वर्षों से जीवित रखे हुए हैं, और तानसेन के प्रति हमारा यानी कि अगाध श्रद्धा है।
ठीक है। अब इससे यानी कि हमारे भारतीय संगीत का जो प्रचार प्रसार है वो किस तरीके से होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इसका भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रचार में क्या योगदान हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मंच है, ये किसका, भारतीय शास्त्रीय संगीत का। तो इससे लोगों को यानी कि जब वहां उस समारोह में शामिल होते हैं तो लोगों को संगीत के प्रति रुझान पैदा होता है और संगीत का प्रति सम्मान पैदा होता है, संगीतकारों का सम्मान करना आता है और जीवन में उत्साह भी आता है। तो ये बहुत सारी चीजें। अगला है राष्ट्रीय तानसेन समारोह 2023 को पंडित जो स्वप्न चौधरी को मिलने के बाद आप उनके योगदान महत्व को क्या कहेंगे। क्योंकि स्वप्न जो चौधरी जी हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके के आपके तबला वादक हैं। जो अभी हाल ही में एक तबला वादक जिनकी मृत्यु हुई है, नाम बता सकते हैं? उनके साथ में उन्होंने काफी लंबे समय तक यानी कि तबला वादक है। जिस समय जो तानसेन समारोह स्टार्ट हुआ ना उससे पहले ही 1-2 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई थी, तबला वादक। जाकिर हुसैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 को सनद न्यास संस्था को दिया गया। इस सांस्कृतिक संस्था का भारतीय संगीत और नाट्य कला में योगदान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह संस्था क्या करती है, विभिन्न प्रकार के आपके शास्त्रीय जो संगीत समारोह होते हैं, नाट्य समारोह होते हैं और अन्य जो महोत्सव होते हैं वहां पर जाकर के अपना यानी कि प्रस्तुति देते हैं। तो इससे उनको ये सम्मान दिया गया है। किसको? राजा मानसिंह सम्मान दिया गया। क्या आपको लगता है कि तानसेन संगीत समारोह जैसे आयोजन भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने में सहायक होते हैं? आप इसके महत्व पर अपने विचार रखें। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा तानसेन संगीत समारोह है तो उससे हमारी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा जो है और समृद्ध होती है। क्योंकि जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं वो आकर के इस तानसेन समारोह में उनको एक मंच मिलता है, एक बड़ी पहचान मिलती है, जिसके माध्यम से वो देश विदेश में जाकर के और अपने संगीत को फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पंडित स्वप्न चौधरी के बारे में आपको क्या लगता है। उनके संगीत के क्षेत्र में योगदान से शास्त्रीय संगीत को किस प्रकार की पहचान मिली है। तो ये आपका जो पंडित स्वप्न चौधरी हैं ये शास्त्रीय संगीत में तबला वादन का कार्य करते हैं। तो यानी कि हमारी जो तबला वादन की बहुत पुरानी परंपरा है उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और यानी कि आपके जो फर्रुखाबाद घराना है उसकी पहचान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि ग्वालियर जैसे ऐतिहासिक स्थल पर इस प्रकार के समारोह का आयोजन शास्त्रीय संगीत के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। इसलिए आदर्श स्थान है क्योंकि ये तानसेन की यानी कि जन्मभूमि है ना। ग्वालियर के पास में बेहट एक जगह है, वहां पर उनका जन्म हुआ है और ये तानसेन समारोह है ना एक निगी दिन उनके जो जन्म स्थान है वहां पर भी आयोजित किया जाता है, ग्वालियर के पास में बेहट में। और ये 100वां जो संस्करण हुआ है ना इस बार तो यानी कि ग्वालियर के अलावा आपका जयपुर में भी नहीं, जयपुर में भी यानी कि आयोजित किया गया था इसी प्रकार का एक दिन के लिए। तो ये आपका बहुत बड़ा समारोह था। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है संस्कृति विभाग और सरकारी स्तर पर ऐसे पुरस्कारों का आयोजन भारतीय संगीत को बढ़ावा देने में कैसे मदद करता है। बिल्कुल सही है कि आपका जो संस्कृत मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है और जो स्थानीय आयोजन है वो यानी कि ग्वालियर नगर निगम के द्वारा आयोजित किया जाता है। और खास बात है कि एक दिन के लिए यहाँ पर सरकारी छुट्टी भी रहती है लोकल लेवल पर ग्वालियर में। तो वो इसीलिए है कि संगीत प्रेमी है या जो सरकारी काम करने वाले लोग हैं वो भी जाकर के उसमें सहभागिता कर सकें। तो ये यानी कि आपका महत्व है। ठीक है, तो आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर ली। पहला कौन सा, कैन बेतवा लिंक परियोजना। दूसरा कौन सा कर लिया, हाँ महिलाओं, मध्य प्रदेश में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन। और तीसरा आपका
एक पेड़ माँ के नाम, और ये चौथा लोकल लेवल पर आपका ग्वालियर वालों के लिए खासकर, वैसे तो नेशनल लेवल पर पहचान है, लेकिन आप क्योंकि ग्वालियर से हैं तो ग्वालियर के लोगों से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो 4 टॉपिक इसको मिला करके होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।